बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट सेकंड ईयर से एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, एसी थ्रो इंडक्टर। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पिछले वाला लेक्चर आपने ज़रूर सुना होगा, एसी थ्रो कैपेसिटर। अगर आपने एसी थ्रो कैपेसिटर को समझा ना डिटेल में, सारा लेक्चर आप सुन के आए हैं, तो फिर ये वाला लेक्चर आपके लिए समझना बड़ा आसान है, क्योंकि आधी से ज़्यादा चीज़ें पिछले वाले लेक्चर की ही हैं। तो मशवरा तो यही है कि पहले एसी थ्रो कैपेसिटर सुने, उसके बाद फिर इस लेक्चर पे आए। तो बहरहाल आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा, एसी थ्रो इंडक्टर। एसी थ्रो इंडक्टर पढ़ने से पहले हमें तो ये समझना चाहिए कि व्हाट इज़ इंडक्टर, इंडक्टर क्या है। तो ज़रा तवज्जो करें, मैं इंडक्टर के बारे में बताने से पहले आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। दिस इज एसी सोर्स, और ये मेरे पास एक वायर को जब वाउंड किया हो ना इस शेप के अंदर, तो इसको हम कहते हैं ये एक इंडक्टर है। दिस इज इंडक्टर। और इंडक्टर को हम एल से जाहिर करेंगे, कैपेसिटर को सी से, इंडक्टर को एल से। तो ये तो आ गई इसकी सर्किट डायग्राम। ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स और इंडक्टर कनेक्टेड हो, तो दिस circuit is called pure inductive circuit. When AC source is connected with an inductor, this circuit is called pure inductive. Inductor is a two terminal electrical component. ये दो टर्मिनल होते हैं इसके, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। याद रखेंगे, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो एमसीक्यू तो आपने अलग अलग लिख लेने हैं। कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि जो इंडक्टर है ये भी एनर्जी को स्टोर करता है। तो इंडक्टर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कैपेसिटर और इंडक्टर में ये फर्क है। कैपेसिटर भी चार्ज और डिस्चार्ज होता है, इंडक्टर भी चार्ज और डिस्चार्ज होता है। बस फर्क ये है कि कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक फर्क बताया आपको। तो आइए फिर मैं लिखता हूं कि व्हाट इज इंडक्टर। इट इज है इंडक्टर, इट इज अ वायर वाउंड सोलिनॉइड। कॉइल भी लिख सकते हैं आप, सोलिनॉइड की जगह पे कॉइल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सोलिनॉइड हमने चैप्टर नंबर 14 के अंदर, आपको पता ना, मैंने आपको पढ़ाया था एम्पेयर लॉ के बाद हमने सोलिनॉइड भी पढ़ा था। यानी कि ऐसी वायर जिसको ना आप वाउंड कर देते हैं, लपेट देते हैं ना। इट इज अ वायर वाउंड सोलिनॉइड ऑफ थिक कॉपर वायर। बच्चे याद रखेंगे कि जो तार आपने वाउंड करनी है ना, वो थिक का मतलब मोटी होनी चाहिए, कॉपर का मतलब तांबे की, ऑफ थिक कॉपर वायर। ठीक हो गया। अब इसकी कुछ चीज़ें हैं जो कि एमसीक्यूज में आपने याद रखनी है। इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि एल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। इट हैज़ अ लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस। एमसीक्यूज आता है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस लार्ज होती है। ये हमें कैसे पता चलेगा? याद रखें, जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स कम हो ना, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस भी कम होती है। और जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो, उसकी सेल्फ इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? इट हैज़ अ वेरी लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस एंड इट हैज़ अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। इसकी सेल्फ इंडक्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अब मुझे कैसे पता चला रेजिस्टेंस कम है? देखें, मैंने डेफिनेशन के अंदर ना एक लफ्ज़ यूज़ किया है बच्चे, थिक कॉपर वायर। थिक का मतलब क्या भला? मोटी। और आपको याद है ना, आपने चैप्टर नंबर 13 के अंदर ये फार्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब थिक वायर का मतलब क्या है? मोटी, जिसका एरिया ज़्यादा हो। अगर वायर थिक होगी उसका एरिया ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी। तो यही वजह है कि इंडक्टर की रेजिस्टेंस तो बहुत कम है, लेकिन इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर को एरो का मतलब है लार्ज सेल्फ इंडक्टेंस, नीचे को एरो का मतलब है स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस कम क्यों होती, मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि एरिया ज़्यादा है।
एरिया ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वायर हमारी थिक है। और इंडक्टेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होती हैं। तो इस एल का ज़्यादा या कम होने का ताल्लुक इस नंबर ऑफ जो आपने वायर को वाउंड किया इससे है। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपने ये जहन में रख लेने हैं। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब अगली बात पे आते हैं बच्चे। ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप मैंने आपको कहा ना, पिछला लेक्चर आप लाजमी सुन के हैं। तो मैंने कैपेसिटर के अंदर भी यही चीज़ें बताई थी, इसलिए वही वाला लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज स्लोप? जब भी आपसे स्लोप का पूछा जाए तो आपने याद रखना है चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो अगर आपने कैपेसिटर के केस में ये वाला कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप आपने समझ लिया ना था, तो आप 1-2 मिनट वीडियो को आगे कर लें ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो, क्योंकि ये कैपेसिटर के केस में मैंने समझा दिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो फिर आप इसको सुन लें। तो स्लोप क्या होती है बच्चे? जब भी आपसे पूछा जाए आपने कहना सर स्लोप इज चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। तो अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, अगर ये मेरे पास एक वर्टिकल लाइन है, दिस इज वर्टिकल लाइन, तो आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन में एक्स एक्सिस में तो चेंज आ ही नहीं रहा, सिर्फ वाई एक्सिस में चेंज आ रहा है ना, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो चेंज इन वाई ओवर जीरो, जीरो का मतलब कि एक्स एक्सिस में चेंज नहीं है। तो किसी भी चीज़ को जीरो से तकसीम करें ना तो इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब है कि वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम होती है। इनफाइनाइट का मतलब मैक्सिमम। इधर आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हो तो क्या होगा? आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में तो चेंज आ रहा है, वैल्यू चेंज होंगी एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो वही स्लोप का फार्मूला चेंज इन वाई, वाई में तो चेंज आ ही नहीं रहा, तो इसकी जगह पे जीरो आ जाएगा। जीरो ओवर डेल्टा एक्स जीरो, तो मिनिमम। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि वर्टिकल लाइन की स्लोप मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप मिनिमम। और स्लोप होती क्या है? वाई ओवर एक्स, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। और इंडक्टर क्या है ये मैंने आपको बता दिया है, दो एमसीक्यूज भी बता दिए, और ये एक प्योर इंडक्टिव सर्किट है। आगे चलते हैं जी इसके प्रूफ की तरफ। अब आपने जरा गौर से कहानी को समझना है बच्चे। जो हमारा इंडक्टर है ना, जब एसी करंट इसमें से फ्लो करता है ना, जब करंट इसमें से फ्लो करता है आई, तो आपका जो इंडक्टर है वो कुछ लम्हे के लिए तो इसमें से इंडक्टर में से करंट पास करता है। मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं। याद रखेंगे इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट एसी करंट को अपोज करता है, जबकि डायरेक्ट करंट को अपोज नहीं करता। ठीक हो गया? यानी कि ये कैपेसिटर का उलट है। आपको याद है, अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है, कैपेसिटर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, डायरेक्ट करंट फ्लो करता है लेकिन कंटिन्यूअसली नहीं करता। ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। तो कैपेसिटर का उलट इंडक्टर है। तो ये एमसीक्यूज आपने याद रखने। डायरेक्ट करंट इंडक्टर में से फ्लो करता है, क्या अल्टरनेटिंग करंट नहीं करता? एमसीक्यूज तो यही है कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन असल हकीकत ये है कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है कुछ देर के लिए, लेकिन क्योंकि इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर लेता है ना, तो जब ये एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करेगा, तो अगर मैं एसी सोर्स को उतार भी लूंगा तो इसमें से कुछ लम्हे के लिए करंट फिर भी पास करेगा। भाई वो कैसे? जबकि आपने तो सोर्स ही उतार लिए करंट, क्योंकि इसने एनर्जी स्टोर की थी, ये चार्ज हो गया था इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो आपका जो इंडक्टर है वो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा? अपोज। तो करंट की इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, क्या होती भला? I इज इक्वल टू आई नोड साइन थीटा। बच्चे ये इक्वेशन आपने जहन में रखनी है, I इज इक्वल टू आई नोड साइन थीटा। मैं इस इक्वेशन को हाईलाइट कर देता हूं। ये करंट की इक्वेशन है, I इज इक्वल टू आई नोड साइन थीटा, यानी कि आई नोड तो पीक वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो करंट की साइन कर्व होगा क्या? जब कुछ देर के लिए, क्योंकि एसी करंट अगर फ्लो नहीं करता, बच्चे पूछते हैं तो सर आपने हेडिंग क्यों लगाई है एसी थ्रो इंडक्टर? सुन लेना, आप पूरी बात पहले सुने। जब एसी करंट इसमें से फ्लो करेगा तो इंडक्टर उस अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा। तो अगर आपने चैप्टर 15 के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन को समझा है, आपको पता है ना म्यूचुअल में दो कॉइलें होती थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेल्फ इंडक्टेंस में एक ही कॉइल होती थी। तो बेटा आपको याद होगा सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी कहते हैं, चैप्टर 15 के अंदर।
म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, ये दो टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, बात समझ रहे हैं। तो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ को बैक ईएमएफ, जब अल्टरनेटिव करंट फ्लो करेगा तो ये उसको बैक वापस भेजेगा। तो बैक ईएमएफ हम किसको कहते हैं, जरा तवज्जो करें, आपने पढ़ी हुई है ई एल इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी, दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ। माइनस मुझे पता उधर आता है, लेकिन माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है, हम माइनस नहीं लिखेंगे। तो ये वाला प्रूफ हमने चैप्टर 15 के अंदर पढ़ा हुआ है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ में, और आपको पता है म्यूचुअल में एम आता है, सेल्फ में एल आता है। बहरहाल तो ये बैक ईएमएफ है जी। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर मैं आगे गुजरना चाहता हूं, एक बंदा मेरे आगे खड़ा हुआ है, अब वो मुझे धक्का देके पीछे भेज दे, लेकिन मैं फिर भी बजीद दूं कि मैंने गुजरना ही गुजरना है। अगर मेरी ताकत वो जो आगे बंदा खड़ा हुआ है उससे ज्यादा होगी ना, तो मैं उसको धक्का देकर गुजर जाऊंगा। बात समझ आ रही है। तो बिल्कुल यही केस बन रहा है इंडक्टर के साथ, कि जब करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर इस करंट को, अल्टरनेटिव करंट को अपोज करता है बैक ईएमएफ की शक्ल में। अगर इस एसी करंट का वोल्टेज इसकी बैक ईएमएफ के इक्वल हो जाए, इसकी बैक ईएमएफ के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि फिर ये करंट इसमें से फ्लो कर सकता है। तो व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू बैक ईएमएफ, याद रखेंगे अप्लाइड वोल्टेज बैक ईएमएफ के इक्वल कब होगा, जब रेजिस्टेंस, आपने पढ़ा ना रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो ये आपने चैप्टर 15 के अंदर ये इक्वेशन पढ़ी भी होगी, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, रेजिस्टेंस ही जीरो है, तो जब रेजिस्टेंस जीरो होगी तो V इज इक्वल टू ई आ जाएगा। ये असल इक्वेशन है, V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। रेजिस्टेंस जीरो मैं ले रहा हूं, होती तो है थोड़ी बहुत, लेकिन आइडियल केस में हम जीरो सपोज कर लेते हैं। तो बहरहाल व्हेन अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू बैक ईएमएफ, तो बच्चे ई एल की वैल्यू पुट करवा दें। फिर इसके अंदर ई एल की वैल्यू क्या आएगी, एल, इसकी वैल्यू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। ठीक हो गया। याद है मैंने आपको कैपेसिटर के केस में भी कुछ इस तरह पढ़ाया था, E इज इक्वल टू एल डेल्टा आई की वैल्यू क्या है जरा बताएं, आई की इक्वेशन वो ऊपर लिखी हुई है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करवा दे, वी इज इक्वल टू एल एज इट इज, डेल्टा आई की वैल्यू आई नॉट साइन थीटा ओवर डेल्टा टी। ओके हो गया। अब बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, V इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूं नीचे, ग्राफ हम थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, जरा इस चीज को आप गौर से समझिएगा। यानी कि V इज इक्वल टू L कांस्टेंट है, आई नोड ये भी कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है, तो आई नोड को आप बाहर निकाल लें, तो L आई नोड, बात समझ आ रही है, L आई नोड को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो ब्रैकेट में फिर क्या आ जाएगा जरा बताएं जी, ये V इज इक्वल टू एल आई नोड, ठीक हो गया, और नीचे आ जाएगा L तो कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है ना, तो फिर हम क्या लिखेंगे, आई नोड ओवर डेल्टा टी, तो ब्रैकेट में फिर आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा साइन थीटा। जरा इस चीज को आपने गौर से समझ लेना है, V इज इक्वल टू एल, डेल्टा मैंने साइन थीटा के साथ लिख दिया ना, डेल्टा साइन थीटा, आई नोड ओवर डेल्टा टी मैंने बाहर निकाल ली है। अब बच्चे जरा देखें, आपको पता है ना कि आई ओवर डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, वी नोड के, तो मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू, अब L कांस्टेंट है, इसको हम कांस्टेंट मानेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू वी नोड। मैं पहले बता रहा हूं L कांस्टेंट है, तो मैं इसको अब स्किप करूंगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो अब आपने ओहम लॉ पढ़ा ना, V इज इक्वल टू आई आर, तो उस इक्वेशन में V इज इक्वल टू आई आर, अच्छा आई नोड ओवर डेल्टा टी ये किसके इक्वल हो जाएगा, V नोड के। अच्छा ये डेल्टा साइन थीटा किसके इक्वल है, आप इसका डेरिवेटिव ले लें, ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू वी नोड कॉस थीटा, V इज इक्वल टू वी नोड कॉस थीटा। जरा आप तवज्जो करें, ठीक हो गया। तो V इज इक्वल टू वी नोड कॉस थीटा बच्चे, ओके।
तो बताना ये चाह रहा हूं कि वोल्टेज की कोसाइन कर्व है, वोल्टेज की कोसाइन कर्व है और करंट की साइन कर्व है। तो ये वोल्टेज की कोसाइन कर्व आ गई। आप जरा इधर से तवज्जो करें, फिर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले जरा इस चीज का क्लोजअप व्यू ले। तो जी बेटा, आप जरा इस चीज के लिए थोड़ी सी माजरत है, मैं इधर से थोड़ा सा गलत कर गया था, मैंने इसको करेक्ट किया है कि आप जरा तवज्जो करें। V इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। V इज इक्वल टू एल कॉन्स्टेंट है, डेल्टा आई की वैल्यू हमने पुट करवा दी आई नोट साइन थीटा। तो एल और आई नोट इन दोनों को मैं बाहर निकाल लूंगा, ये कांस्टेंट है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा साइन थीटा ओवर डेल्टा टी। तो बच्चे जरा तवज्जो करें, ये एल और आई नोट किसके इक्वल है? ये वी के। ओहम लॉ आपने पढ़ा है ना, वी इज इक्वल टू आई आर। ये आप कहेंगे सर ये आर कैसे है, ये तो इंडक्टेंस है। बच्चे इसका ना पूरा प्रूव नहीं मैं कर रहा, आपको पता है ना साइन थीटा, थीटा किसके इक्वल होता है? ओमेगा टी। बात समझ आ रही है? तो फिर ओमेगा कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा एल आई नोड, ये ओमेगा एल किसके इक्वल होता है? एक्स एल के। अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा अभी, और वो एक रेजिस्टेंस ही है। बात समझ आ रही? मैं पूरा प्रूव नहीं कर रहा क्योंकि मैं टू द पॉइंट आपको बता रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो जाए, जितना बता रहा हूं उतना कर लें। तो बहरहाल आप इधर आप समझ लें, इधर ओमेगा है, ओमेगा, तो ओमेगा एल मैं इधर लिख देता हूं छोटा सा, बिकॉज इधर लिख देता हूं कि ओमेगा एल आई नोड विच इज इक्वल टू वी नोड। यानी कि ये बात आपने जहन में रखनी है। ये मैंने असल में बता रहा हूं ना कि ये वी नोड किसके इक्वल है? वी इज इक्वल टू आई आर के ना, आई आर। सर आप इसको कैसे आर कह रहे हैं? असल में ये एल और ओमेगा है साथ में ना। सर ओमेगा कहां से आया? थीटा की वैल्यू होती है ओमेगा टी, तो आप ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे। तो बहरहाल मैं इतना बता रहा हूं, आप लोग नोट कर लें, मैंने लिखा यही है, असल में ये है, बस ओमेगा साथ आएगा और वो चीज़ वी नोड के इक्वल हो जाएगी। तो जितना है ना आप इस तरह प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब आपने एट दी एंड याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि करंट की साइन कर्व है और वोल्टेज की कोसाइन कर्व है। तो आइए फिर बनाते हैं। आपको पता है ना चैप्टर नंबर 16 में हम दो ही बातें तो पढ़ रहे हैं। वी हैव टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन निकालना है, तो जरा करंट की कर्व बनाई, क्या बनेगी? तो ये करंट की कर्व आ जाएगी। करंट की कौन सी कर्व है? साइन। तो साइन 0 0, ठीक है, साइन 91, साइन 0 0, साइन 91, साइन 180, साइन 180 फिर 0, और साइन 270 -1, ठीक हो गया। और साइन 360, साइन 360 फिर 0 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख ले, ठीक हो गया। यानी कि जहां पे आपको इस तरह की कर्व बनी नजर आए ना, इस तरह की, तो आपने फौरन समझ जाना है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बच्चे ये देख लें, ये साइन कर्व है, इधर मैं लिख देता हूं दिस इज साइन कर्व, ठीक है। और ये क्यों, किसकी कर्व है? ये करंट की कर्व है। कहां से बनाई? इक्वेशन 1 से। आई नोट तो कांस्टेंट है, तो करंट की साइन कर्व आ जाएगी जी, साइन 0 0, साइन 91। अगर आपको भूल जाए ना तो आपने परेशान नहीं होना, आपने कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लेनी है। अच्छा, करंट की साइन कर्व, वोल्टेज की कोसाइन कर्व, तो बनाएं जी, फिर कोसाइन कर्व बनाएं। कोसाइन कर्व 0, 90, 180, 270 और 360। तो cos 0 क्या होता है? वोल्टेज की कोसाइन कर्व है। ये प्लस आई नोड है और ये क्या है? माइनस आई नोड, ठीक है। मैं अलग अलग बना रहा हूं दोनों ग्राफ। वोल्टेज की कोसाइन कर्व है बच्चे, cos 0 1, तो यहां से कर्व शुरू होगी प्लस वी नोड से। cos 0 1, cos 90 0, ठीक है, तो मैक्सिमम से 0। cos 180 -1, cos 180 -1, कैलकुलेटर पे आप निकाल सकते हैं। cos 270 0, cos 360 +1, तो ये कर्व आ जाएगी, दिस इज कोसाइन कर्व। तो अगर आपको इस तरह की शेप नजर आए तो आपने फौरन समझ जाना है ये कौन सी कर्व है? कोसाइन, और ये वोल्टेज की है। तो जरा आप तवज्जो करें, आपकी बुक के अंदर ये करंट की साइन कर्व और वोल्टेज की कोसाइन कर्व दिखाई तो गई है, लेकिन उसने इस कर्व को इसी के अंदर बनाया हुआ है। यानी कि आप दोनों ग्राफ को मिक्स कर दें तो एक ही बन जाएगा। मैंने करंट और वोल्टेज को अलग अलग करके शो किया है।
करंट की साइन कर्व है, वोल्टेज की कोसाइन कर्व है। तो इस तरह की शेप साइन कर्व की है, और ये वाली शक्ल अगर आपको नजर आए तो फौरन आपने समझ जाना यार ये कोसाइन है। भूल जाए तो परेशान नहीं होना, कैलकुलेटर पे वैल्यू निकल आएंगी। cos 0, 90, 182, 70, 360। ओके, बेशक आप अलग अलग बना दें, इसी तरह बना देंगे तब भी ठीक है। अगर आपने दोनों को इकट्ठा करके बनाना तब भी ठीक है। और कुछ किताबों में स्लोप का कॉन्सेप्ट भी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको, अगर आपने इस तरह नहीं समझना साइन कोस से स्लोप से समझ ले, पॉइंट ओ के ऊपर, इसको फर्जी नाम दे रहा है ना बुक वाला, ओ ए बी सी डी, तो ओ ए बी सी डी बच्चे फर्जी नाम दे रहा हूं। एट पॉइंट ओ एक वर्टिकल लाइन है ना, तो वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है आपको पता होगा, वर्टिकल लाइन की स्लोप है मैक्सिमम। तो ये वर्टिकल लाइन है ना, इसकी स्लोप मैक्सिमम है। तो ओ से ए तक ये वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप डिक्रीज करेगी। तो इसी वजह से फिर वोल्टेज भी आप देखें ना कम हो रहा है। तो ए से बी तक, यानी कि ओ से ओ पे वर्टिकल लाइन है, ओ से ए की तरफ जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, और ए से बी की तरफ आएंगे तो वो फिर वर्टिकल लाइन नेगेटिव हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि स्लोप भी नेगेटिव होना शुरू होगी। तो मैंने आपको स्लोप की सेंस में भी आंसर बता दिए हैं, और साइन और कोसाइन की शक्ल में भी आंसर बता दिए हैं। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ आएंगे। आगे आते हैं जी इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पे। बच्चे आपको याद है ना, एक्स एक्सिस पे कौन सा वेक्टर लेना है जिसकी वैल्यू शुरू में तो जीरो हो और वो इंक्रीज करे पॉजिटिवली। तो बताएं करंट और वोल्टेज में से कौन सा जीरो है? शुरू में करंट जीरो है और वो इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिवली। तो इसका मतलब यह है कि करंट को हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक हो गया, करंट को एक्स एक्सिस में लेंगे। अब वोल्टेज लीड कर रहा है ना, ऊपर से शुरू हो रहा है, तो वोल्टेज ऊपर आ जाएगा। तो ये वोल्टेज की कर्व आ जाएगी 90 डिग्री या π/2। तो बेटा ये एमसीक्यू आता है पेपर में। ये देखें यही ग्राफ सही है, कुछ किताबों में ना गलत बना हुआ है। तो आपने इसी तरह बनाना है, करंट को एक्स एक्सिस पे ही लेना है। ये शर्त है ना, आप इसको अपनी मर्जी नहीं कर सकते। ये रूल है कि आपने एक्स एक्सिस पे वही वेक्टर को ड्रा करना है जिसकी वैल्यू शुरू में तो जीरो हो और वो इंक्रीज करे पॉजिटिवली। तो बेटा एमसीक्यूज याद रखिएगा, एसी थ्रो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे है, यानी कि वोल्टेज इज लीडिंग बाय द 90 डिग्री, या इसको आप π/2 भी कह सकते हैं फ्रॉम द करंट, या इसको आप ऐसे भी याद कर ले। अब मैं तीनों एमसीक्यूज इकट्ठे करके बता देता हूं। 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं, एसी थ्रो रेजिस्टर, एसी थ्रो कैपेसिटर, एसी थ्रो इंडक्टर। रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज है, उसमें तो एंगल है ही जीरो क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट इन फेज। कैपेसिटर के अंदर मैंने याद है आपको पिछले लेक्चर में बताया था, सी से सी याद कर ले। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे है, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे है। बस इस तरह याद कर ले ताकि आप परेशान ना हो जाए। ठीक हो गया। तो करंट इज लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ये देखना एक ही बात है, आप ये कह लें कि करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है या वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे, बात तो एक ही है। लेकिन मैंने आपको सिंपल बताया कि कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे है और इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे है। तो करंट को रेफरेंस मान के याद कर लें। आगे आ जाए जी इंडक्टिव रिएक्टेंस, द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी। कैपेसिटर आएगा तो आप लिख देंगे बाय द कैपेसिटर, इंडक्टर आएगा तो बाय द इंडक्टर। अल्टरनेटिंग करंट के बहाव में जो रुकावट है ना उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और बच्चे याद रखिएगा रिएक्टेंस को एक्स से जाहिर करते हैं, रिएक्टेंस का मतलब रुकावट ही है। इंडक्टिव है तो एल लिखेंगे, तो इसका फार्मूला फिर क्या बनेगा, एक्स एल इज इक्वल टू वी ओवर आई। और आपको पता है ना वोल्टेज और करंट की कौन सी वैल्यू लेते हैं, आरएमएस वैल्यू। और फिर इसका यूनिट क्या होगा जी, यूनिट इज ओहम। और इसका एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, एक्स एल इज इक्वल टू 2πfl। यानी कि कैपेसिटर के अंदर एक्स सी आता है, इंडक्टर के अंदर एक्स एल। कैपेसिटर के अंदर फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, इंडक्टर का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है।
तो बच्चे आपको ये भी तो पता है ना कि ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। ठीक हो गया, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्सएल इज इक्वल टू 2πf की जगह पे ओमेगा एन। तो ये फार्मूले हमारे यूज़ होंगे, आपने याद रख लेने। अगर वोल्टेज और करंट दिया ये वाला फार्मूला, अगर फ्रीक्वेंसी और इंडक्टर की वैल्यू दी है इंडक्टेंस की तो ये वाला फार्मूला 2πfl। बस ये याद रखना है कि एक्स सी का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स और एक्स एल का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। आगे आते हैं जी पावर लॉस इन इंडक्टर। 4 क्वार्टर हैं बच्चे, ये आप देख लें 0 से 90 फर्स्ट क्वार्टर, 90 से 180 सेकंड, थर्ड और ये 4। हेडिंग आपके सामने दी गई है। ये मैंने पिछले कैपेसिटर के केस में समझाया था तो इसलिए ये सारा वही लिखा हुआ है, बस आपको पता है ना 19-20 का ही फर्क है। तो हम देखते हैं कि इंडक्टर पावर को लॉस करता है या नहीं करता, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आइए फिर, ये करंट है फर्स्ट क्वार्टर कहां से कहां तक 0 से 90, करंट पॉजिटिव 0 से 90, वोल्टेज भी पॉजिटिव, यानी कि करंट और वोल्टेज दोनों पॉजिटिव। तो P इज इक्वल टू VI प्लस इंटू प्लस प्लस ही आ जाएगा, इसका मतलब पावर पॉजिटिव। अच्छा जी, फिर 90 से 180 देखें, करंट पॉजिटिव 90 से 180, वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव और वोल्टेज नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वार्टर के अंदर देखें जी 180 से 270, करंट नेगेटिव और 180 से 270, वोल्टेज भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है। तो P इज इक्वल टू VI, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। फोर्थ क्वार्टर देखें जी 270 से 360, करंट नेगेटिव, 270 से 360, वोल्टेज पॉजिटिव। तो करंट नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, P इज इक्वल टू VI, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये आपकी बुक की आखिर वाले पैराग्राफ की थ्योरी है, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड। तो ये थ्योरी को मैंने इस तरह से लिखा है। तो आपको पता है ना बच्चे, मैंने आपको कैपेसिटर में भी बताया, पॉजिटिव पावर का मतलब है कि आपका जो सोर्स है इंडक्टर को पावर दे रहा है। नेगेटिव पावर का मतलब है कि इंडक्टर उस पावर को रिटर्न कर रहा है सोर्स को। फिर थर्ड क्वार्टर के अंदर एसी सोर्स इसको पावर दे रहा है, फोर्थ क्वार्टर के अंदर इंडक्टर फिर इसको रिटर्न कर रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक साइकिल के अंदर पावर डेसिपेशन इन इंडक्टर इज 0। द पावर डेसिपेशन इन वन साइकिल ऑफ एसी इज 0। पता चला इंडक्टर पावर को लॉस करता ही नहीं। ऐसा इंडक्टर जो पावर को लॉस ना करे उसको चोक कहते हैं। सच एन इंडक्टर विच डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, दिस इंडक्टर इज कॉल्ड चोक। तो आप लोग इस चीज को नोट कर लेंगे, ऐसे इंडक्टर को हम क्या कहते हैं जी, चोक। ठीक है, तो ये चोक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये आगे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, मैं पढ़ा भी दूंगा। चोक एक ऐसी कॉइल होती है, मैं आपको बता दूं, जिसकी सेल्फ इंडक्टेंस बहुत ज्यादा और रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, और ये वही थिक कॉपर वायर ही है। तो आगे चोक के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन यही है, ये चोक के मुतल्लिक ही है। ठीक है, यानी कि इसी इंडक्टर को वो चोक का नाम दे रहा है। डीसी सर्किट, आपको पता है कि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 है। तो फार्मूला आपको पता है, XL इज इक्वल टू 2πfl। तो XL इज इक्वल टू 2π, फ्रीक्वेंसी 0, डायरेक्ट करंट की, तो 0 से ज़रब देंगे तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, XL 0 का मतलब क्या है, XL का मतलब है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। रिएक्टेंस का मतलब रुकावट। पता चला कि डायरेक्ट करंट के केस में इंडक्टर की रुकावट 0 है, यानी कि इंडक्टर की रुकावट नहीं होती। तो जब XL 0 होगा तो इसका मतलब है करंट मैक्सिमम होगा। तो यही तो वजह है कि इंडक्टर डायरेक्ट करंट को गुजरने देता है। गुजरने क्यों देता है डायरेक्ट करंट को, क्योंकि करंट मैक्सिमम है। करंट मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि XL 0 है। XL 0 क्यों है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 है। फ्रीक्वेंसी 0 क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी होती 0 है। ओके सर, ओके जी, ये चीज़ें आप नोट कर लें जनाब। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।
बच्चे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। बाकी छोटी सी गलती होगी तो वो मैंने करेक्ट कर दी है। इधर मैंने ज़्यादा डिटेल फिर नहीं बताई क्योंकि आपके सिलेबस से फिर बाहर निकल जाएंगे हम। असल वी नोड किसके इक्वल है? ओमेगा एल आई नोड के। अब आपको समझ आई? मैंने ये ओहम लॉ में बताया था। अब आपको समझ आई? V इज इक्वल टू आई आर है ना, आई आर का मतलब एक्स एल। ये ओमेगा एल देखें, इधर देखें, ओमेगा एल किसके इक्वल है? अब आपको समझ आ गई होगी। ओमेगा एल किसके इक्वल है? एक्स एल के। तो ये एक्स एल आ गया, आप इधर इसके समझ लें एक्स एल है ये, तो एक्स एल आई नोड, तो ये फिर आई आर ही हो गया ना, V इज इक्वल टू आई आर वी नोड। तो इस टर्म को मैंने वी नोड का, असल में एल आई नोड नहीं है, असल में ओमेगा एल आई नोड है। तो ओमेगा एल किसके इक्वल है? एक्स एल के। तो एक्स एल इंटू आई, देखे ना, एक्स एल इंटू आई, ये इधर आ जाएगा, तो ये फिर V के इक्वल ही आना है। ठीक है सर, ओमेगा कहाँ से आएगा? साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा बाहर निकाल लेंगे हम। पूरी डेरिवेशन 2-3 स्टेप मैंने स्किप किए ताकि आप परेशान ना हो जाएं। जस्ट इतना ही याद कर लें। 2 ग्राफ अलग अलग बना दें तब भी ठीक है, इनको मिक्स कर दें तब भी ठीक है। हर लिहाज से मैंने कोशिश की कि आपको समझा दूं। बाकी बच्चे कमी बेशी इंसान के अंदर होती है, कोई गलती आपको महसूस हुई हो तो उसके लिए माफ़ी है। कोशिश हर बंदा यही करता है कि बेस्ट से बेस्ट दे सके। बाकी लेक्चर के बारे में फीडबैक आप ज़रूर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।